अब हम बात करेंगे सशक्त केंद्रीय सरकार और हमारा जो संघवाद है, बेसिकली उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो संघवाद है, यानी कि हम संघवाद में देखते हैं कि जो केंद्र सरकार है, बेसिकली हमारी केंद्र सरकार वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कंपेयर दैट अगर हम बात करें तो राज्य के मुकाबले में शक्तिशाली है। इसके विषय में हम बात करें, हमारे संविधान निर्माताओं ने खासकर केंद्र को इसलिए शक्ति दिया ताकि पूरे राज्य को एक कर सके, पूरे राज्य में विविधता है उसको समाहित कर सके, पूरे राज्य में जो भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, उसको समाधान कर सके। तो ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार केंद्र के प्रति जवाब दे रहे, और केंद्र की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे राज्य को एक कर सके। ये हम इसमें बात करें। भारत विशाल तथा विविधताओं से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो समुदाय के लोग जो रहते, भाषा के लोग, इनको सबको एक करना, क्योंकि हम सामाजिक समस्या है, ये कोई सामाजिक समस्या है, उनको एक करना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये अपना इंडिया करता है। एक संघीय संविधान विविधताओं को समेट सके। एक संविधान जो होता है, संघीय संविधान, वो क्या करता है, पूरे भारत में जो भी विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको एक कर सके, उसको एक समाहित कर सके। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। समाज में जो भी परिवर्तन चाहिए, चाहे शिक्षा से हो, चाहे वो आर्थिक से हो, चाहे तुम्हारा रोजगारी से हो, जो भी चाहिए सब कर सके वो। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें आपका राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक परिवर्तन इन द सेंस कि भाई किसी को मत देने का अधिकार की बात करें, वोट और चुनाव लड़ने की बात करें, राजनीति में भागीदारी की बात करें, सब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको कमेंट में बताने की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 565 रियासत हुआ करती थी, जिसमें से 4 रियासत बहुत अहम है, जिसमें जूनागढ़ है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, और एक रियासत और था हैदराबाद। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे। ये रियासत बेसिकली भारत में विलय नहीं होना चाहते, मिलना नहीं चाहते, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, इन सभी को एक करने की जिम्मेदारी उन्होंने उठाया था। अब ये तो पुराने प्रांतों में गठन कर दिया गया। हो सकता है कि जो राज्य थे और जो उसके नियर वाले रियासत थे, उनको सबको वहीं पे जोड़ दिया गया होगा। ये हम बाद में बात करेंगे। देखिए, गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता, समस्याएं, नियोजन, समन्वय, आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर गरीबी है, इंडिया के अंदर निरक्षरता है। थोड़ी सी हम कहेंगे कि पूरे तो समाज पढ़े लिखे तो है पढ़े लिखे, पर उतने नहीं है। परंतु और दूसरा जो है आर्थिक असमानता। क्या सभी लोग अमीर हैं? नहीं, गरीब है। तो इनके बीच में जो खाई आ रही है, इनके बीच में जो एक नई असमानता जो आ रही है, उसको कैसे भरा जाए, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, ताकि समाज में सभी लोगों के बीच में समन्वय, तालमेल स्थापित हो सके। ये राज्य कर सकता है। ये राज्य को, केंद्र को पता है कि भाई राज्य में क्या, किस चीज़ को कितना जरूरत है, वो राज्य उस चीज़ को कर सकता है, तालमेल बिठा सकता है। सबसे पहले केंद्र को राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है, समन्वय बिठाना पड़ता है, तब उस राज्य के विषय में कुछ जान हम पाते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान। कुछ संविधान में प्रोविजन किए गए, प्रावधान किए गए, जिसके कारण केंद्र मजबूत होता चला गया। क्या हुआ प्रावधान, इसके विषय में हम देखते हैं। सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना हो गया। अनुच्छेद 3 में क्या कहता है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अलग 2 या अधिक राज्य को मिलाकर जो नए राज्य का निर्माण करे। कहता है कि अनुच्छेद 3 में कहता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि कोई राज्य को मिलाकर या किसी राज्य में से अलग करके ये 2 से अधिक राज्य को एक करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, संसद है हमारे पास 2 पार्लियामेंट है, एक तो हमारा लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा बेसिकली मान के चलिए कोई राज्य को लगा कि इसका सही नहीं है, तो इसको राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, पहले परमिशन लेना पड़ेगा उसके राज्य से पहले। तो 2 से अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 में कहता है हमारा संसद कर सकती है। तो ये केंद्र के पास ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है इस कारण। राज्य के नाम में, सीमाओं में परिवर्तन और राज्य को पुनः विचार की अनुमति है। अगर राज्य के नाम परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस राज्य से। ठीक है ना। थोड़ा सा आपातकालीन प्रावधान की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में स्पष्ट कहा गया है संविधान के अंदर कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति होगा। जब भारत के ऊपर कोई विपदा आ रही हो तो भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 352 का थोड़ा मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। क्या होता है अनुच्छेद 352? जब कोई बाहरी आक्रमण या गृह युद्ध जैसे आशंका हो तो उसके आधार पर जो भारत में जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल लगाया जा सकता है। एक शब्द आया आपातकाल, ये क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। आपातकाल का मतलब जो होता है जब देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता का खतरा बना रहे और खतरा लगे तब उसमें देश में जो है राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दिया जाता है। और जब आपातकाल लगता है तो सारी शक्ति किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास। केंद्र के पास सारा शक्ति चला जाता है। 356 जो है किसी देश में मान लीजिए किसी राज्य में, बेसिकली राज्य में अगर संविधान के प्रावधान में जो भी लिखा है और उसका सही पूर्वक जो पालन नहीं किया जा रहा है तब स्थिति में राज्यपाल जो केंद्र को समीक्षा कर सकता है कि यहाँ पे सही पूर्वक इसका पालन नहीं किया जा रहा है संविधान का, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 360 में कहा गया है अगर किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल आ चुका है या वित्तीय संकट आ चुका है पैसे से रिलेटेड तो वहाँ पे लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत। 356, 352, 356, 360 मैंने आपको अनुच्छेद भी बता दी, क्लैरिफाई कर दिया। आय के स्रोत के लिए केंद्र पर निर्भरता, हम सब जानते हैं कि राज्य जो पैसे के लिए किस पर निर्भर होता है? केंद्र पे। आज भी हम अपने मम्मी पापा डिपेंड होते हैं पैसे के लिए, तो मम्मी हमारा एक पापा को हम यहाँ पे केंद्र मान लेते हैं, राज्य में किसको मान लेंगे? हम मम्मी को, और अपने आप को मान लेंगे स्थानीय सरकार। ठीक है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो पैसे के लिए भी आप किस पे डिपेंड होते हो? मम्मी पापा पे। उसी प्रकार जो राज्य है किस पे डिपेंड होता है? केंद्र के ऊपर डिपेंड होता है पैसे को लेकर। चलिए अब योजना आयोग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। योजना आयोग आज इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग जो पहले था अब इसकी जगह जो नीति आयोग है ये काम करता है कि राज्य के ऊपर निगरानी रखता है, राज्य के संसाधन के ऊपर देखरेख करने का काम करता है। इसकी सीईओ जो है वर्तमान में सुमन बेरी है, इसके अध्यक्ष जो पीएम ही होते हैं वर्तमान में। राज्य में राज्यपाल, देखिए हम हर एक राज्य में एक राज्यपाल की देखते हैं। इससे जो झारखंड की जो राज्यपाल रह चुकी थी, जो कि वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। अभी वर्तमान में दिल्ली में भी वो जो उपराज्यपाल है अपने दिल्ली में, वो है बीके सक्सेना। कौन है? बीके सक्सेना। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का क्या मतलब है कि भाई मान के चलिए भी राज्य में जो भी घटित हो रहा है, जो भी होने वाला है, उसे सारा खबर जो है वो केंद्र सरकार को, तो राज्यपाल एक तरह से सेतु की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह यहाँ पे काम करने का काम करता है। राज्यपाल के पास ये भी है कि राज्य की सरकार को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है, राज्य की सरकार को हटा सकता है। सबसे पहले वो राष्ट्रपति को पास जो पुनः विचार करने के लिए वो भेजेगा। हाँ, अगर विधानमंडल जो स्टेट लेजिस्लेटिव अगर कोई कानून बनाती हुई है तो उस कानून को वो पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और उस पर वीटो भी लगा सकता है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, तो शाब्दिक अर्थ है मैं मना करता हूँ, वीटो का अर्थ है। तो आप इसमें देख सकते हैं। राज्य और सूची पर कानून बनाना, कि देखिए केंद्र के पास ये भी अधिकार है कि राज्य के सूची पर कानून बनाया जा सकता है। कोई भी अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है बेसिकली तो वो कानून बना सकता है। कोई कार्यक्रम अगर निकालना तो इसलिए भी वो कानून बना सकता है। प्रशासकीय व्यवस्था, हम सब जानते हैं यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है इंडिया के अंदर, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। और जो यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, 3 ऐसे पोस्ट्स होते हैं जो अलग हो जाते हैं। पर आईएएस के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। आईपीएस के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो आईएएस को, आईपीएस को जो है बेसिकली राज्य सरकार हटा नहीं सकती, इसके ऊपर जो कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। तो इसलिए भी कहीं कहीं राज्य सरकार यहाँ कमजोर दिखता है और केंद्र सरकार कहीं कहीं शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है। तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। मार्शल लॉ के दौरान क्या आता है? अनुच्छेद 33 और 34 में कहा गया है कि जब भी देश में अगर सैनिक शासन लागू हो जाए, मार्शल लॉ लागू हो जाए, तो अगर मान के चले कि कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो, ये सब हो रहा, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ था, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ लागू करने के बाद देश में शांति को बहाली करने का काम, एक तरह करने का काम। जब ये लागू होता है इंडिया के अंदर, तो अनुच्छेद 33 और 34 के अंदर जो है मनुष्य के या व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने की यहाँ पे बात किया जाता है। कोई दिक्कत? ये मैंने आपको ये भी बता दिया आपको। तो ये हो गया। अब हमारा जो है